बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला चीज, बेंजाइन का फॉर्मेशन किस सिचुएशन में करा सकते हैं, ये सिचुएशन अपने को ध्यान होना चाहिए। बेसिकली वो रिएक्शन वाला पार्ट अपने को ध्यान होना चाहिए। अगर हम लोगों का अराइल हैलाइड, स्पेशली कोई भी हेलोजन वाले पार्ट में हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन की बात करते हैं, मतलब नॉर्मली हेलोजन वाला पार्ट क्लोरीन या ब्रोमीन रहता है, बट ऐसा नहीं कि बाकी जगह पे हम लोग रिएक्शन नहीं कराते, बट प्रेफरेबली क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा। अगर अराइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग NaNH2 के साथ कराते हैं, सो NaNH2 वाले पार्ट को NH2 माइनस ले लो। अगर हम लोग अराइल हैलाइड का रिएक्शन NH2 माइनस के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, सो फिर हम लोगों के प्रोडक्ट वाले पार्ट में जहाँ पे NH3 है, जहाँ पे हेलोजन ग्रुप दे रखा, हेलोजन वाले कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। बट एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर हेलोजन वाले कार्बन पे स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब कार्बन 14 मार्क किया हुआ है, सो हम लोग के पास दो ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट का। एक ऑप्शन जहाँ पे हेलोजन है एग्जैक्टली उसी के ऊपर हम लोग का NH2 ग्रुप होगा, और दूसरा ऑप्शन जहाँ पे हेलोजन है उस पे NH2 ग्रुप ना आकर के उसके जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप आ जाए। सो ऐसा क्यों होता है, ये मैकेनिज्म से आप आराम से समझ सकते हैं। मैकेनिज्म से एसोसिएटेड 2-3-4 पॉइंट्स होते हैं, उसका भी हम लोग अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी हम बेंजाइन इंटरमीडिएट के ऊपर केवल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सो एक तो ये चीज, अगर हम लोग अराइल हैलाइड का रिएक्शन NH2 माइनस के साथ कराएंगे, अब NH2 माइनस में NaNH2 दे दे, या यहाँ पे पोटेशियम दे दे, या यहाँ पे लिथियम दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, NH2 माइनस होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विफाइड अमोनिया। तो अपने प्रोडक्ट में हेलोजन की जगह NH2 आएगा, और जिस कार्बन पे हेलोजन था उस पे हेलोजन, मतलब उस पे NH2 हो सकता है, नहीं तो उसके बाजू वाले पे हेलोजन हो सकता है। बट एक छोटा सा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है इस केस में, रिएक्शन वाला पार्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। बेंजाइन इंटरमीडिएट का मतलब बेंजीन और बेंजीन के ऊपर एक डबल बॉन्ड, बेसिकली अल्काइन की बात कर रहे हैं। सो बेंजीन की जगह अगर हम लोग अल्काइन बना देंगे तो बेंजाइन बोल सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब इससे एसोसिएटेड इनफैक्ट 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, नॉर्मली हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता एक्सेप्ट बेंजाइन। सो बेंजाइन वाले पार्ट में हम लोग एक पॉइंट याद रखा करते हैं, अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है इसका मतलब हमेशा प्योर पी या फिर डी ऑर्बिटल चाहिए। अगर प्योर पी या डी ऑर्बिटल नहीं रहा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसके एक्सेप्शन की बात करें तो बेंजाइन की बात कर सकते हैं हम लोग। एक्सेप्शन वाले पार्ट में बेंजाइन रहेगा, और बेंजाइन में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, sp2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब जो पाई बॉन्ड का नेचर है, ये नेचर हम लोग को मालूम होना चाहिए। sp2 क्यों sp2 है, उसके पीछे एक लॉजिक है, ये भी मालूम होना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम लोग के पास एक बेंजीन रिंग दे रखा, बेसिकली मान लो ऐसा बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आ रखा। सो एक मिनट, हाँ, अगर मान लो हम लोगों के पास एक सिंपल बेंजीन रिंग दे रखा, बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हम लोगों के पास 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड के अलावा चौथा एक और पाई बॉन्ड है। जो भी ब्लू वाले पाई बॉन्ड्स है, पाई 1 पाई 2 पाई 3 लिखना है जो लिख लो, इस पार्ट को हम लोग कार्बन के 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना सकते हैं। बट जो रेड वाला पाई बॉन्ड है, वो रेड वाला पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप का मतलब ऑलमोस्ट ऐसा डायग्राम है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप किया। क्यों sp2 है, क्योंकि एक पॉइंट तुम लोग को याद होगा, रिंग का कार्बन कभी भी sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ऐसा पॉइंट हम लोग GOC में डिस्कशन करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लीनियर शेप है ना, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब लीनियर शेप, लेकिन रिंग कभी भी लीनियर नहीं हो सकता। रिंग का एटम कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 है। और अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वही हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग के पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करा रहा है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है। इस कार्बन में भले ही हम लोगों के पास 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा, बट सिग्मा बॉन्ड से केवल मतलब नहीं होता, बॉन्ड एंगल से मतलब होता है। जैसे मान लो अगर इस कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नॉर्मली अगर हम लोग के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp होना चाहिए। बट एक्चुअल में sp हाइब्रिडाइजेशन ना होकर के अगर रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। ये कार्बोकेटायन में हम लोग डिस्कशन किया करते हैं। रिंग के ऊपर कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद है तो ये लिख लो कि रिंग कैन नॉट बी sp हाइब्रिडाइज। अगर रिंग में अल्कीन है
और अल्कीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो sp हाइब्रिडाइजेशन ना होकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे बेंजीन है अगर, सो बेंजीन में अगर पाई बॉन्ड दे रखा और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, सो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना। सो रिंग कभी भी sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो भी एटम्स का फॉर्मेशन होगा वो sp2 के तरफ से होने वाला है। सो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के तरफ से आएगा। इस एक छोटे से इंफॉर्मेशन को बेंजाइन में ध्यान रखना है हम लोग का सबसे पहला चीज। दूसरा इंफॉर्मेशन जो अपने काम का है, हम लोगों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है अगर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा, सो इसका मतलब ये कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। केवल ये 3 पाई बॉन्ड जो अंदर के हैं ये कंजुगेशन सिस्टम के पार्ट होंगे। तो जब हम लोग हकल्स रूल की बात करते हैं, ऑल्दो हम जीओसी में इस चीज का डिस्कशन कर लेते हैं एरोमेटिसिटी में, बट हम लोग जब हकल्स रूल की बात करेंगे तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। बेंजाइन के केस में अंदर के जो 3 पाई बॉन्ड है ये हकल्स रूल में काउंट होगा, बाहर का पाई बॉन्ड हकल्स रूल में काउंट नहीं होगा। सो नॉट इंक्लूडेड इन रेजोनेंस, ये पॉइंट ध्यान रखना है। जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता इसका सिंपल सा मतलब है हकल्स रूल में इसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग। हकल्स रूल में टोटल हम लोग के पास केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। सो बेंजाइन से एसोसिएटेड ये दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन एज सच होता नहीं इस टॉपिक से एसोसिएटेड। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे आता है मालूम होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाते हैं डिस्कशन में, ज्यादा बेटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव बेंजाइन, कौन सा कंपाउंड बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकता है। सो अराइल हैलाइड दे रखा, अराइल हैलाइड के साथ NH2- का रिएक्शन है। सो हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। क्या क्या है, लिक्विड अमोनिया नहीं भी है तो बेंजाइन तो बन जाएगा, लिक्विड अमोनिया फर्दर रिएक्शन कर सकता है। अद्वै का एक सवाल है कि यहाँ पे लिक्विफाइड अमोनिया तो दे नहीं रखा, सो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का रिएक्शन शुरू में एसिड बेस के थ्रू होता है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं मालूम है तो मैकेनिज्म का डिस्कशन किसी दिन सेपरेट क्लास में कर लेंगे, बेंजाइन इंटरमीडिएट का अलग से मैकेनिज्म डिस्कशन कर लेंगे। सो NH2- जो क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है। सो यहाँ से NH3 का फॉर्मेशन हो गया। अगर लिक्विफाइड अमोनिया नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, NH3 कहीं ना कहीं से बन जाएगा। सो ऐसा सोच के देखो कि NaNH2 डिसोसिएट करके NH2- दे रहा होगा, इसके लिए कोई ना कोई मीडियम तो यूज कर रहे होंगे। उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं मीडियम का, केवल लिक्विफाइड अमोनिया हो सकता है। खैर अभी इस चीज पे नहीं आ रहा है, अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि कब कब बेंजाइन फॉर्मेशन होता था। सो अगर NH2- मिल गया और क्लोरीन वाला पार्ट अराइल हैलाइड के फॉर्मेट में दे रखा मतलब बेंजाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरे वाले केस में N2- दे रखा, सॉरी N2 दे रखा है। सो जब हम लोग हीटिंग करेंगे ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रखा, पीएच के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N+। अगर डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो यहाँ से N2 गैस लिबरेट होता है और N2 गैस लिबरेट होने के साथ बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज बनाता है। सो यहाँ बेंजाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये आंसर में नहीं आना चाहिए। थर्ड वाले केस में NaNH2 के साथ हम लोगों का क्लोरीन और ब्रोमीन दे रखा है। सो क्लोरीन और ब्रोमीन वाले पार्ट को अगर हम लेके चल रहे हैं तो किसी एक हैलोजन को तो डेफिनेटली हम लोग हटा ही सकते हैं और बेंजाइन के फॉर्मेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी आंसर होना चाहिए, ऑल्दो इसमें मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी भी दे रखा है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो पता नहीं क्या होगा, इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेंगे, बट इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। डी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। तो ये हम लोग का पहला पार्ट है, बट ये केवल बेंजाइन का फॉर्मेशन कब होगा उसके रिएक्शन मैकेनिज्म से एसोसिएटेड है, अपने काम का ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं होगा। बट सेकेंड इन्फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एरो हेडेड कार्बन, जो एरो हेडेड कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। ऑल्दो बहुत अच्छा सवाल नहीं है क्योंकि sp2 sp3 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 sp2 sp2 sp3 sp3d, ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है sp sp। अगर sp sp दे दो तो कंफ्यूजन होता है इसमें कि एग्जैक्टली sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हाँ। एक और सवाल है, सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन हटेगा। जैसे पहले वाले केस में क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों में से कोई एक हट सकता है। सो हाइड्रोजन हटने का मतलब H+ हट रहा है। अब ये सवाल तुम लोगों को सोच के देखना है, अगर H+ हट रहा है मतलब यहाँ माइनस चार्ज बनेगा। सो माइनस चार्ज बनाने का अपने पास 2 ऑप्शन है, एक जगह क्लोरीन दे रखा, एक जगह ब्रोमीन दे रखा। सो हम लोग के पास माइनस चार्ज बनाने का ये 2 ऑप्शन है, ब्रोमीन के बगल वाले हाइड्रोजन को हटा के H+ को हटा के माइनस चार्ज बना ले, या क्लोरीन के बगल वाले H+ को हटा के माइनस चार्ज बना ले।
सो कहाँ पे माइनस चार्ज बनना चाहिए? सो एक सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वही बनेगा। कौन सा माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? क्लोरीन के बगल वाला पार्ट 1 नंबर या 2 नंबर? सारे लोग अपना आंसर दे सकते हैं। 1 नंबर निगेटिव चार्ज बनेगा या 2 नंबर निगेटिव चार्ज बनेगा? जो निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वही बनेगा और वहीं से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ये अच्छा सवाल है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए। सो इसका एक डिस्कशन पुट आउट कर सकते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है। क्या होगा? एक आंसर देना। सो एक चीज ध्यान रखना, ये सारे लोगों के लिए फिर से रिकैप है, ये हम लोग ध्यान नहीं रखा करते हैं। अगर पहले से कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, लोन पेयर, ये सारे के सारी चीजें रेजोनेंस में नहीं जा सकती हैं। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकते। जैसे एक छोटा सा सवाल हम बता दे रहे हैं, मान लो ये सवाल दिया OCS3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा CS3, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये छोटा सा सवाल है। पहले वाले नेगेटिव चार्ज में और दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों? हाँ भाई आयुषी, ऑडियो ऑफ कर ले, ऑडियो ऑफ कर ले। यहाँ तो ऑडियो सुनाई दे रहा है ना, सामने से सुनाई दे रहा यस है। आयुषी, फर्स्ट वाले नेगेटिव चार्ज में सेकंड वाले नेगेटिव चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मेरे को सेकंड वाला लगता है। क्यों? क्यों सेकंड ज्यादा स्टेबल है? इसमें ऑक्सीजन अपना दे सकते हैं ना लोन पे उस केस में, तो वो अनस्टेबल क्या नहीं ज्यादा कर हो सकते? जाएगा। क्या नहीं कर सकते? ऑक्सीजन अपना लोन पे देगा प्लस एम से। ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस एम देगा, सो प्लस एम वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा, ऐसा? हमें यही लग रहा है सर। मतलब पहले तो स्टेबिलिटी बताना है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। अनस्टेबल है? स्टेबल बताओ, कंफ्यूज मत करो, इधर आवाज भी कम स्टेबल आ रहा बोले है। फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट ज्यादा फर्स्ट स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल। कैसे ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ऐसा कुछ होता है, आप बोले ना जब पाई बॉन्ड रेजोनेंस में रहता है तो नेगेटिव चार्ज नहीं जाता है। हाँ चलो अदर डिस्कशन पे ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन वाला पार्ट प्लस एम शो कर सकता है बट नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। पहले से पाई पाई कंजुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर पाई पाई कंजुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब जो OCS3 है वो केवल बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। जब तक नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट नहीं है तब तक इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर प्लस एम माइनस एम जैसा कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, ना रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट होता तब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता या हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट करता। सो आइडियली इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के लिए प्लस एम ऑपरेट नहीं करेगा, केवल एक ही ऑप्शन है माइनस आई ऑपरेट करेगा। सो OCS3 वैसे प्लस एम ग्रुप है लेकिन उसका प्लस एम इफेक्ट इस माइनस चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसका केवल माइनस आई इफेक्ट एप्लीकेबल है और CS3 वाले पार्ट का प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल है। सो प्लस आई वाला पार्ट स्टेबिलिटी, प्लस आई वाला पार्ट स्टेबिलिटी घटाएगा और माइनस आई वाला पार्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हम लोग इस सेंस में काम करेंगे। सो माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा मतलब 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2। अब इसमें एक चीज हो सकता है डाउट का पार्ट, कि ऐसा तो है ना, लेकिन ये ऑक्सीजन वाला पार्ट का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ वापस से माइनस चार्ज बन जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन
माइनस चार्ज जहाँ पे ऑलरेडी है उसी पे दूसरा माइनस चार्ज बनाना बहुत ही लेस स्टेबिलिटी रखेगा। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का कोशिश करेगा वो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाहेगा, बहुत ही लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जल्दी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपने काम का नहीं है स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही एग्जिस्ट करते हैं जिसका स्टेबिलिटी ठीक ठीक है। एक ही कार्बन पे दो माइनस चार्ज बहुत ही लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो हम लोग को रेजोनेंस वाले पार्ट से यहाँ प्रॉब्लम भी नहीं है। सो एग्जैक्टली इस चीज का ध्यान रखना, अगर बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज प्लस चार्ज जैसा कोई चीज दे रखा तो प्लस या माइनस चार्ज के ऊपर केवल इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला। सो अगर हम लोग अपने ऊपर वाले सवाल पे मूव करें, फिर से ये क्वेश्चन दे रखा था कि हाँ ठीक है, एक सवाल है शोभित का कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जब जाते हैं तो वहाँ प्लस एम वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ बढ़ाता है वहाँ पे ही तो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल जाता है, तो सही चीज़ है। बट वहाँ पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्यों जा रहा है? जैसे अगर मान लो OCS3 है, तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट जाकर के अटैच हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, पाई बॉन्ड वहाँ से हट जा रहा है तब नेगेटिव चार्ज बन रहा है। सो अगर हम लोग एक छोटा सा इसमें डायग्राम ड्रॉ करके देख ले, मान लो रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने से OCH3 प्लस का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ माइनस चार्ज बना। अब अगर हम लोग पूछे कि माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है क्या, सो माइनस चार्ज आराम से पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन सिस्टम में जा सकता है। सो अब यहाँ का नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस के लिए अवेलेबल है, ये अलग टाइप का पार्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं अगर पहले से पाई पाई कंजुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं, तो पहले से अगर पाई पाई कंजुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है और अब अगर पाई बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। और बेंजाइन में इस ही पॉइंट का ध्यान रखना होता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट केवल बेंजाइन में ही एप्लीकेबल होता है और कहीं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड दिया, इससे अगर हम लोग को H हटाना है, सो क्लोरीन के बगल वाला H हट सकता है, माइनस चार्ज बनेगा। दूसरे ब्रोमीन के बगल वाला H हट सकता है, माइनस चार्ज बनेगा। सो माइनस चार्ज दो जगह बन सकता है, मतलब ओवरऑल ऐसे दो स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी क्लोरीन के बगल वाले पे माइनस चार्ज, दूसरी पॉसिबिलिटी ब्रोमीन के बगल वाले पे माइनस चार्ज। बट ना क्लोरीन का माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, ना ब्रोमीन के बगल वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट। इनफैक्ट क्लोरीन ब्रोमीन वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, बट एक ही ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट। सो क्लोरीन का माइनस आई और ब्रोमीन का माइनस आई, क्लोरीन वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई शो करेगा। अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई शो करेगा, सो ब्रोमीन का माइनस चार्ज ना बन के केवल क्लोरीन का माइनस चार्ज बनेगा, यहीं के थ्रू रिएक्शन होगा और यहीं पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ऑल्दो इसमें एक सवाल है मेरा, चलो कर ही लेते हैं डिस्कशन इस चीज पे। सवाल में पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका रिएक्शन NaNH2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, पूछा है मेजर प्रोडक्ट बनाओ। सो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? सो सबसे पहला चीज, क्योंकि बेंजाइन में किसी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे थे बट अब ये पॉइंट आ गया है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत डिस्कशन, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला चीज, एक चीज मालूम पड़ गया कि क्लोरीन के बगल वाला H हटेगा और वहाँ माइनस चार्ज बनेगा, H प्लस हटेगा माइनस चार्ज बनेगा, मतलब माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके क्लोरीन को हटाएगा और बेंजाइन का फॉर्मेशन कराएगा। सो बेसिकली बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होते वक्त हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रोमीन से अटैच्ड पोजीशन पे क्लोरीन था, उस क्लोरीन वाले पार्ट पे एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके अगला पार्ट कि हम लोगों का NH2 कहाँ पे ऐड होगा, वापस से हम लोग का NH2 माइनस ऐड होता है। सो NH2 माइनस कहाँ पे ऐड होगा, अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन बाहर वाले कार्बन पे जो ब्रोमीन से दूर है, अगर NH2 इस पोजीशन पे ऐड होगा तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके माइनस चार्ज हम लोग ब्रोमीन के बगल में डाल सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, NH2 वाला पार्ट हम लोगों के ब्रोमीन से अटैच्ड कार्बन पे आएगा। सो अगर ब्रोमीन से अटैच्ड कार्बन पे NH2 वाला पार्ट आ गया, सो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग बाहर वाले पार्ट पे डाल सकते हैं। मतलब अपने पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये ग्रीन वाला पार्ट बना लेते हैं, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसके जस्ट बगल वाले पे माइनस चार्ज और उसके बाहर वाले पे NH2, एक ये ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसके जस्ट बगल वाले पे NH2 अटैच हुआ,
और बाहर वाले पे माइनस चार्ज, बस यही दो ऑप्शन है। अब सवाल ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सो एक सिंपल सा चीज चेक करना होगा, दोनों में ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है। इन दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर बनेगा, वहीं से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। सो पहला चीज NH2 तो दोनों जगह है, उसका इफेक्ट भी दोनों जगह कॉमन होगा, बट ब्रोमीन वाला पार्ट माइनस आई इफेक्ट शो करके नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जबकि दूसरे वाले केस में ब्रोमीन का माइनस आई एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्टेंस पे है। सो माइनस आई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन द सेकेंड। अगर पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो यहीं पे माइनस चार्ज बनेगा, और फिर यही माइनस चार्ज अमोनिया के H के साथ कंबाइन करके फिर से एसिड बेस रिएक्शन करके आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा देता है। मतलब ब्रोमीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और उसके आगे वाले पार्ट पे NH2 ग्रुप का एडिशन होगा। सो बेंजाइन से एसोसिएटेड 4-5 रिएक्शंस होते हैं, वही 4-5 रिएक्शंस में से कोई एक रिएक्शन आएगा, अगर आएगा तो, जिसमें एक इस तरह का लॉजिक वाला पार्ट कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, दूसरा एक पार्ट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये 3-4-5 क्वेश्चंस होते हैं, वो वर्कशीट हम क्लास में भेज देंगे, तुम्हारे ग्रुप में भेज देंगे। 5 क्वेश्चंस का सेट होगा, वो 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। मतलब अगर बेंजाइन का सवाल आया सो वही 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके अलावा कोई छठा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो सकता है। बट ये लॉजिक वाला पार्ट थोड़ा मालूम रखना चाहिए कि हम लोग का नेगेटिव चार्ज जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई, वहीं पे नेगेटिव चार्ज बना के वहां से मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ब्रोमीन के पारा पोजिशन पे, सॉरी मेटा पोजिशन पे NH2 ग्रुप, ऐसा हम लोग प्रोडक्ट सोच सकते हैं। खैर, सो आते हैं फिर से क्वेश्चन वाले पार्ट पे। पहले वाले केस में, हाँ बोलो। बोल सकते कि क्लोरीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है? नहीं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इसीलिए क्लोरीन की लिविंग, और क्लोरीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है भी नहीं, ब्रोमीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। इस रिएक्शन में वैसे देखना है। क्लोरीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी इस रिएक्शन के लिए अलग से कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब ब्रोमीन का ही लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा ना, बट लिविंग ग्रुप एबिलिटी से कैसे रिलेट करेंगे इसको, मतलब उस टर्म से इसको एसोसिएट करना बहुत एब्सर्ड तरीका नहीं हो जाएगा, कंफ्यूजिंग तरीका हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि लिविंग ग्रुप का ट्रेंड अलग है और यहाँ पे टॉपिक अलग हो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सो पहले वाले क्वेश्चन में 1 आंसर हो सकता है, 3rd आंसर हो सकता है, सो ये दोनों कंसिडर कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन सिंपल सा है, sp2sp2 हाइब्रिडाइजेशन फैक्ट है, आपको याद रखना है। थर्ड ऑप्शन में इन बेंजाइन 2 external unshared electronic orbital do not overlap to form a pi bond, 2 external unshared electronic orbital, मतलब ये बाहर वाले पाई बॉन्ड को बनाने वाले टर्म की बात कर रहा है। सो डू नॉट ओवरलैप टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। कैन ओवरलैप टू फॉर्म अ कंप्लीट पाई बॉन्ड, ये सही स्टेटमेंट है। पुअरली ओवरलैप टू फॉर्म अ वीक पाई बॉन्ड, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मतलब बी ऑप्शन भी सही है, बट सी ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अल्काइन बनाना बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब बहुत ही वीक बॉन्ड बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड मेंशन नहीं किया, ऑल्दो पाई बॉन्ड मेंशन करना चाहिए, ज्यादा बेटर है, बट चलेगा। मतलब पुअरली ओवरलैप टू फॉर्म अ वेरी वीक बॉन्ड, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, इसका मतलब अगला जो भी बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। सो विल ओवरलैप पुअरली टू फॉर्म अ वेरी वीक बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं। और बी ऑप्शन भी होना चाहिए, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो कैन ओवरलैप टू फॉर्म अ कंप्लीट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कंट्रीब्यूट इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बेंजीन रिंग इंडिपेंडेंट होता है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और कंट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली हकल्स रूल के कंट्रीब्यूशन से बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसका बी और सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक इंटरमीडिएट, कौन सा एरोमेटिक है। सो कार्बीन का मतलब हो गया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये तो साइक्लिक है ही नहीं, अगर साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, अगर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन बेंजाइन, बेंजाइन का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो अंदर 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस का पार्ट हो सकता है, ये आपको याद रखना है, बेंजाइन वाला पार्ट। चौथे ऑप्शन में पाई बॉन्ड दे रखा और दोनों जगह रेडिकल दे रखा है, सो साइक्लिक कंजुगेशन है। साइक्लिक कंजुगेशन के बाद हम लोग हकल्स रूल पे जाएंगे, सो एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 रेडिकल, दोनों कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है, सो दोनों के तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सो टोटल मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर सकते हैं, सो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक इंटरमीडिएट पूछा है, सो हम लोग ऑप्शन सी आंसर आराम से सोच सकते हैं। तो बेंजाइन से एसोसिएटेड ये 2 इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन का और दूसरा एरोमेटिक कैरेक्टर वाले पार्ट का। रिएक्शन से एसोसिएटेड 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस है,
आपको उसको याद रखना होगा। जैसे बेंजाइन रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, अगर स्पेसिफिक है तो उसको जनरल रिएक्शंस में इंक्लूड नहीं कर सकते, काइंड ऑफ नेम रिएक्शन का पार्ट है। तो अब जैसे नेम रिएक्शन याद रखना होता है वैसे बेंजाइन रिएक्शन भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उसको जेनरिक रिएक्शन के जैसा हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर सवाल आएगा, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि बेंजाइन रिएक्शन ही हो सकता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप कभी बेंजाइन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक है, इसको अपने रिवीजन में हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल आ गया बनेगा तभी जब हमको मालूम पड़ेगा बेंजाइन वाला पार्ट है, अदरवाइज हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर किसी को इसका मैकेनिज्म सीखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सो मैकेनिज्म हम अलग से बता सकते हैं, बट इसके 5 क्वेश्चन हम तुम लोग के ग्रुप में वर्कशीट के फॉर्मेट में भेजेंगे, उस वर्कशीट वाले पार्ट को तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हीं 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें ग्रुप्स चेंज हो सकते हैं बट वही पैटर्न होगा क्वेश्चन का, उस 5 के अलावा कोई पैटर्न नहीं हो सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कोई डाउट है किसी को इस टॉपिक में तो पूछ सकते हैं आराम से। इस टॉपिक में किसी को कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। क्या डायटाइजेशन में बेंजाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नहीं बनता है। नहीं, डायटाइजेशन में नहीं बताए थे, उसमें बताया था डोज प्रोसेस में बताया था कि डोज प्रोसेस में बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, बट हम लोग के सिलेबस में उसका मैकेनिज्म दिया भी नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। बट डॉस प्रोसेस का मैकेनिज्म तो है नहीं, बस मालूम है कि फिनॉल का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर 350 और 300। तो कौन सा मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है तो होता है वो डॉस प्रोसेस, ऐसा माना जाता है, बट और कहीं पे नहीं बनता। कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। चलो ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वाले पार्ट